हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड जहां पर फुटबॉल में इस समय जितनी भी हरकतें हो रही हैं एक एपिसोड में सब परोस दिया जाएगा तुमको। बस तुमको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितना भी माल मसाला इस समय फुटबॉल वर्ल्ड में मिल रहा है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अपने ही घर की बात कर लेते हैं। और ओसासुना से जो हम हारे उसके बाद यहाँ पर हमने वो जो लीड थी हमारे पास ला लीगा में वो हमने सेक्रीफाइस कर दी वो हमने बॉटल कर दी। सेक्रीफाइस तो एक बहुत ऑनररी वर्ड हो गया, बट वो हमने बॉटल कर दी, जिसको बड़े खुले हाथों के साथ, खुली बाहों के साथ यहाँ पर बार्सिलोना ने एक्सेप्ट करा और उन्होंने एक कंफर्टेबल विक्ट्री अगेंस्ट लेवांटे, जहां पर भाई बैंगर पे बैंगर, जिस पर हम बाद में बात करेंगे इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे। लेकिन जो टॉपिक है वो ऑफ कोर्स किलियन एम्बापे है। जिस तरीके से एम्बापे की थू था हो रही है, जिस तरीके से छी छा हो रही है, जो यहाँ पर आर्बेलोला चाहे अल्बेला चाहे जो हो, फ्लोरेंटिनो पेरेस को बख्शा नहीं जा रहा। ठीक है, जो भी इस समय रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एक नेगेटिव वाइब है। पता है, आई थिंक आप एम्बापे की बात कर सकते हो, आप विनीसियस की बात कर सकते हो, आप मल्टीपल पर्सनालिटी की आप बात कर सकते हो उस रियल मैड्रिड में इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, इन अ वेरी क्रिटिक वे। लेकिन मेरे को एक चीज़ लगती है कि यहाँ पर जब मैं रियल मैड्रिड के बारे में पढ़ रहा हूँ, जब मैं रियल मैड्रिड के बारे में जो भी इस समय हो रहा है उस चीज़ को मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक चीज़ जो मेरे को साफ पता चल चुका है कि पिछले अगर 1-1.5 साल की बात करें और पर्टिकुलरली इस सीजन की बात करें तो रियल मैड्रिड फैंस का भरोसा उठ चुका है इस टीम से। रियल मैड्रिड फैंस यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो किस प्लेयर को देख के एक्चुअली में कहे कि ये मेरे क्लब को सही तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे हम स्पोर्टिंग तरीके से बात करें, चाहे हम बात करें यहाँ पर किसी भी और तरीके से, किसी भी और एस्पेक्ट में। और वहीं पर ही जब भी किसी क्लब के फैन बेस में और क्लब के प्लेयर्स के बीच में इतना बड़ा गैप आ जाता है, इतना बड़ा एक मिसट्रस्ट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम इस समय रियल मैड्रिड में देख रहे हैं वो लाजमी है। अब बात करते हैं यहाँ पर खुद किलियन एम्बापे की। रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना के गेम में ओसासुना से हारने के बाद रियल मैड्रिड को जो वसीयत में जो ला लीगा की लीड, जो टॉप ऑफ द टेबल की गद्दी मिली थी, जो कि बार्सिलोना, अगेन उनके खुद के लोफे हैं, उनके खुद के चोंचले हैं, उन्होंने यहाँ पर बॉटल किया था, हमको दी। लेकिन अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने भी बॉटल करके बार्सिलोना को एक और मौका दिया। एंड अनलाइक आर्बेलोआ या फिर अनलाइक मैड्रिड का ये ड्रेसिंग रूम, बार्सिलोना अपनी गलतियों को समझ गई, अपनी गलतियों को उन्होंने परख लिया और उस पर काम करना स्टार्ट किया। वो जानते थे कि यहाँ पर उनके पास जो 2-3 प्लेयर्स हैं, जैसे ही वो आएंगे दे विल स्टार्ट क्लिकिंग टुगेदर, और यही चीज हमने एक बार फिर से होती हुई देखी। अगेन मैं ये किसी भी तरीके से नहीं कहना चाह रहा कि बार्सिलोना इस समय परफेक्ट खेल रही है, लेकिन उन्होंने जो गलती उन्होंने की थी उस गलती को वापस से ठीक करने का उनको एक मौका मिला था, जो कि उन्होंने बहुत ही खुले बाहों के साथ उन्होंने करा। और यहां पर अगर आप हंसी फ्लिक या फिर किसी भी बार्सिलोना प्लेयर के आप बॉडी लैंग्वेज की बात करो, दे आर एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड कि वो यहां पर रियल मैड्रिड को अब एक और मौका नहीं देंगे, एटलीस्ट अपनी खुद की गलती की वजह से। बात करते हैं यहां पर रियल मैड्रिड की, तो भाई एम्बापे के रिगार्डिंग इस समय जो चीज सोशल मीडिया पे चल रही है, एम्बापे के रिगार्डिंग इस समय जो अखबारों में चल रहा है, यह चीज तो तय बात है कि इट्स नॉट एंटायरली ऑन एम्बापे। किलियन एम्बापे को देखने का नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है। किलियन एम्बापे को देखने का नजरिया इट्स डेफिनेटली नॉट एंटायरली जस्ट किलियन एम्बापे के स्टैट्स, इट्स एंटायरली कि रियल मैड्रिड को एक्चुअली में देखा ही एम्बापे के लेंस से जा रहा है। रियल मैड्रिड क्या अच्छा कर रही है और क्या बुरा कर रही है, ये एम्बापे के होते हुए ही जा रहा है। इट्स वाया एम्बापे। एंड आई थिंक यही प्रॉब्लम हो रही है कि ओसासुना से हारने के बाद अल्टीमेटली जो सारा का सारा ब्लेम आया है वो किलियन एम्बापे पे आया है। बिफोर आई डाइव इनटू दैट किलियन एम्बापे वाली सिचुएशन, मैं तुमको बहुत सारी चीज क्लियर कर देता हूं। यह बात तय है कि यहां पर रियल मैड्रिड में बहुत ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अपनी परफॉर्मेंस, अपने स्टैंडर्ड्स और या फिर पिछले सीजन के इस सीजन कंपैरिजन में बिल्कुल गिर चुके हैं। और कहीं ना कहीं एम्बापे की बात करें या फिर जो पूरा लफड़ा चल रहा है ना कि जाबी अलोंसो, फिर आर्बेलोआ, फिर यहाँ पर एक नया मैनेजर, फिर एम्बापे, ये फिर अब बेनफिका के में जाके वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, अब चैंपियंस लीग है, ठीक है, एल क्लासिको, इतना सब इतने कम टाइम में हो रहा है कि एक्चुअली में जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है कि इस टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेल ही नहीं रहे, जो अपने लेवल पे ही नहीं खेल रहे। एंड आई थिंक एम्बापे और विनीसियस ये दो ऐसे प्लेयर हैं, और अगर इसमें आप बेलिंगम को भी डाल दें तो ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब खेल रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यहाँ पर इन प्लेयर्स को इनका डिजर्व्ड क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए। जब विनीसियस जूनियर एक खराब पैच से जा रहा था तो यहाँ पर उसके पिछवाड़े सबने थप्पड़े थे और 2 थप्पड़ हमने भी मारे थे उसके पिछवाड़े पे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जब विनीसियस जूनियर अपने आप उस लेवल को ठीक कर रहा है तो यह लाजमी है कि अब यहाँ पर बात किलियन एम्बापे आ रही है। सवाल ये उठता है कि एम्बापे जो कि ऑलरेडी 40-50 गोल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो कि सबसे टॉप स्कोरर है
अगर एम्बापे स्कोर करता है तो रियल मैड्रिड लाइक फ्लरिश करती है, लेकिन एम्बापे स्कोर नहीं करता तो यहाँ पर रियल मैड्रिड स्ट्रगल करती है। आर्बेलोआ के अंडर ये जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश किया गया है। उसने ये चीज़ क्लियर करी है कि अनलाइक ज़ाबी अलोंसो जो कि इंटायरली वाया किलियन एम्बापे जाना चाहता था, आर्बेलोआ ने यहाँ पर एम्बापे और विनीसियस। लेकिन आर्बेलोआ जो एक चीज़ पूरी तरीके से गलत कर रहा है या उससे करवाई जा रही है ज़बरदस्ती, क्योंकि अगर स्पेनिश अखबारों की आप बात करो, किसी भी स्पेनिश अखबार को आप उठा लो, हर जगह सिर्फ एक ही हेडलाइन है, हर जगह सिर्फ एक ही रिएक्शन है, हर जगह सिर्फ एक ही कंक्लूजन है कि आर्बेलोआ से करवाया ही वो जा रहा है जो करवाया गया था यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो से, जो करवाया गया था यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी से, और इसका खामियाजा आर्बेलोआ ही भुगतेगा जिस तरीके से भुगता था ज़ाबी अलोंसो ने और जिस तरीके से भुगता था यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने। एंड दैट इज कि ये बात आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कर सकते, लेकिन द मोमेंट एम्बापे खराब खेलेगा, विनीसियस खराब खेलेगा, जूड बेलिंगम खराब खेलेगा, व्हाट इज द प्लान बी? और चाहे प्लान बी की बात करें चाहे प्लान सी की बात करें, फिलहाल के तौर पे रियल मैड्रिड में अंदर की जो हायरार्की है, अंदर की जो पॉलिटिक्स है, वो इस समय ऐसे ही लग रहा है कि प्लान ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, यहां पर सारे प्लान वाया एम्बापे, विनीसियस और बेलिंगम के थ्रू ही निकलेंगे। और ये चीज आर्बेलोआ ने क्लियर कर दी, और इसलिए मेरे को लगता है कि ओसासुना के अगेंस्ट जो हार था उसका सबसे ज्यादा डीगरा यहां पर एम्बापे पे भी फोड़ा गया। इसी टाइम सोशल मीडिया पे बहुत क्लिप वायरल जा रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कहा था कि एम्बापे को सीखना पड़ेगा कि स्ट्राइकर खेलते कैसे हैं। मैंने भी सीखा था, मैं भी कभी स्ट्राइकर नहीं खेलता था, लेकिन मैंने भी सीखा था। और ऑफकोर्स रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में जिस तरीके से अपने स्ट्राइकर वाले रोल को अडैप्ट किया था, उसको एम्बापे को करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पीएसजी में भी यही चीज़ उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, काफ़ी सारे लोग फ्रांस में भी उस चीज़ का दे रहे हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ से एग्री करता हूँ कि एम्बापे एक्चुअली में यहाँ पर नेट नेगेटिव है अगर हम बात करें उसके प्ले स्टाइल की, जो कि करंट रियल मैड्रिड यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रही है। ये ओसासुना वाले गेम में तो सबसे ज़्यादा क्लियर हो गया था। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि अगर एम्बापे 100% फिट नहीं था, अगर एम्बापे दिसंबर से यहाँ पर नी इंजरी से स्ट्रगल कर रहा है, और उसकी नी इंजरी से यहाँ पर उसको पहले जल्दी इसलिए लाया गया क्योंकि ज़ाबी अलोंसो को सुपर कप में उसकी ज़रूरत थी, और इसलिए उसको सऊदी अरेबिया बुलाया गया मिड जनवरी में, और उसके बाद से वो कहीं ना कहीं इधर ना उधर वो स्ट्रगल ही कर रहा है। इसी स्ट्रगल के चक्कर में उसने सिटी वाला गेम भी मिस किया था। तब सवाल यहां पर और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं कि भैया अगर एम्बापे स्ट्रगल ही कर रहा था, तो एक ऐसा गेम जहां पर हाफ टाइम से ही दरकार थी कि गोंजालो गार्सिया चाहिए या फिर कोई और एक स्ट्रक्चर चाहिए, कोई और एक स्ट्रैटेजी चाहिए, जो कि आर्बेलोआ ऑफकोर्स ऐसे मेरे को लगता है कि आर्बेलोआ वेरी वेरी कैपेबल इनफ पर्सन है जो कि और एक अच्छा सोल्यूशन ला के दे सकता था, लेकिन वो नहीं लाया। एंड अल्टीमेटली वो एम्बापे के साथ रहता है एक ऐसे दिन जहां पर एम्बापे का गेम बहुत खराब जा रहा है, जहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि एम्बापे इज नॉट 100%, बट स्टिल वो यहां पर उस पर स्टिक करता है। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक और यहां पर डिबेट छिड़ चुकी है कि हाउ मैनचेस्टर सिटी अकोमोडेट करती है एक अर्लिंग हालैंड को एंड हाउ रियल मैड्रिड इज अकोमोडेटिंग किलियन एम्बापे। आई थिंक दोनों के केस स्टडीज बहुत डिफरेंट है, लेकिन इसने इस चीज को स्पार्क कर दिया कि हाउ एम्बापे एंड हालैंड कैन बी कंपेयर्ड। बट इस पूरे मामले के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या ओपिनियन है? बी इट योर, अगर तुम रियल मैड्रिड फैन हो या फिर किसी भी फैन हो, लेकिन रियल मैड्रिड में जो हो रहा है कि एम्बापे स्कोर किया जा रहा है लेकिन स्टिल एम्बापे इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि यहाँ पर एम्बापे बहुत हद तक ये चीज डिजर्व भी करता है, क्योंकि वो जिस तरीके से खेल रहा है, और हम ये पिछले 1.5 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि कोई भी मैनेजर आता है वो यहाँ पर बेस्ट निकाल ही नहीं पा रहा, वो स्ट्रक्चरल बैलेंस लेके ही नहीं आ पा रहा। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूं कि दो चीजें, बहुत सारे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स यहाँ पर एक्चुअली में बहुत आराम से बच रहे हैं। वो चाहे मैं कामाविंगा की बात करूँ, चाहे मैं चुआमेनी की बात करूँ, चाहे मैं कार्वाहाल की बात करूँ, ऑफकोर्स परफॉर्मेंस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे मूव ऑन करना पड़ेगा और स्ट्रक्चरल बैलेंस लेके आना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ कि एम्बापे से हटकर, इस स्क्वाड से हटकर, मैनेजर से हटकर, व्हाट एग्जैक्टली इज द विजन ऑफ हायरार्की? ये मैनेजमेंट का विजन क्या है? जब तक मैनेजमेंट ये क्लियर सिग्नल नहीं देगा कि मैनेजर की अथॉरिटी टॉप अथॉरिटी है, तब तक मेरे को नहीं लगता कि यहां पर कोई भी इस टीम का भला कर सकता है। और रियल मैड्रिड के फैंस पर्टिकुलरली इस टीम पे भरोसा नहीं कर सकते। और इसी चीज से हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जहां पर स्पेनिश मीडिया ने आज से लगभग 2-3 दिन पहले ये चीज को ब्रेकआउट किया कि उनाई एमरी और जोसे मरीनो
पर्सनली बेनिफिका वाले गेम के बाद तो एक क्लियर ही हो गया कि मूरिन्हो कभी मैनेजर बनेगा ही नहीं अब रियल मैड्रिड का। वो सारे के सारे जो रिश्ते थे, वो सारे के सारे जो ब्रिज है वो टूट चुके हैं। मैं इमेजिन नहीं कर सकता जोसे मूरिन्हो उस रियल मैड्रिड का मैनेजर, उस ड्रेसिंग रूम का मैनेजर, उस ड्रेसिंग रूम का लीडर, जहां पर विनीसियस जूनियर है, जहां पर एम्बापे है, जहां पर वो रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके से रिसीव करा होगा, मूरिन्हो ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, आई कैन लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि रियल मैड्रिड ये गलती करेगी। हाउएवर बात करें उनाई एमरी की, ये भी क्लियर था कि उनाई एमरी डिस्पाइट कि इतना बढ़िया मैनेजर है, इतना टॉप क्लास मैनेजर है, रियल मैड्रिड को एक अलग पेडिग्री का मैनेजर चाहिए, बी इट लाइक मैन मैनेजर। जिडान इज आउट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि वर्बली यहाँ पर एग्रीड हो चुका है कि वो यहाँ पर वर्ल्ड कप के बाद फ्रांस की जॉब लेगा आफ्टर डिशम्स। तो जो क्लॉप है उसका भी सीन साफ लग रहा है कि क्लॉप भी मना ही कर रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मामला बहुत डगमगाता हुआ दिख रहा है। रियल मैड्रिड एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे है। अभी मैं तुमको अगर क्लियरिटी बताऊं तो मोस्ट प्रोबेबल यही मान के चलो कि आर्बेलोआ विल बी द मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन अंटिल समथिंग एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएशन वाला लेवल पे अगर हो जाता है रियल मैड्रिड से। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर अब थोड़ी सी बार्सिलोना की, तो यहाँ पर भाई मामला और गर्मा गर्म चल रहा है। सबसे पहले तो आज भाई स्पोर्ट ने इस चीज को कंफर्म किया विद वीडियो फुटेज कि यहाँ पर आज डेको और मार्कस रैशफोर्ड के एजेंट के बीच में मीटिंग हुई है। बार्सिलोना ने क्लियर कर दिया है कि वो मार्कस रैशफोर्ड को परमानेंटली साइन करना चाहते हैं। वहीं यूनाइटेड ने भी क्लियर कर दिया है कि आप ले जाओ, क्योंकि 30 मिलियन का जो उन्होंने सही यूनाइटेड को लगता है बढ़िया है। हाउएवर यहां पर बार्सिलोना चाहती है कि भाई जो 30 मिलियन का जो आपका आस्क है उसको कम किया जाए, और साथ ही साथ उसने मार्कस रैशफोर्ड से भी कहा है कि आप अपनी सैलरी को कम करेंगे, रैशफोर्ड वाले लेवल पे सॉल्वेबल है, वो सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन यूनाइटेड बच डाउन नहीं कर रही। यूनाइटेड के भी हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं, क्योंकि पर्सनली यूनाइटेड चाहती तो है कि मार्कस रैशफोर्ड वापस आए, लेकिन रैशफोर्ड पूरी तरीके से सेटल हो चुका है, पूरी तरीके से उसके एस्पिरेशंस या फिर हम एम्बिशंस की बात करें वो बार्सिलोना के साथ अलाइन करते हैं। तो ये एक देखने पड़ा है कि बट बार्सिलोना ने अपना जो पूरा गोल है इनटू द समर ट्रांसफर विंडो क्लियर कर दिया कि मार्कस रैशफोर्ड इसी साइड रहने वाला है। वही बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जोआन लेपोर्ता की। तो इलेक्शन का टाइम है भाई, खाना बना रहे हैं भाई, झाड़ू पोछा मार रहे हैं, लेकिन काम की चीज़ ये है कि उसने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये दी कि असल में आया था पीएसजी से 250 मिलियन का ऑफर फॉर लमीन यमाल एट 17 ईयर्स ऑफ एज, जिसको ऑफकोर्स यहाँ पर बार्सिलोना ने ठुकरा दिया। अब ऊपर ऊपर से देखने में लगता है कि 250 मिलियन का जो ट्रांसफर फी 17 साल के लमीन यमाल पे कर देते, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। बट तुम ये चीज़ नहीं समझ रहे, लमीन यमाल डाउन द रोड और अगर 5-6 साल रह गए ना, आराम से 500 मिलियन से 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देगा बार्सिलोना को। तो 250 मिलियन एक साथ इमीडिएटली मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन जो आगे जाके लमीन यमाल की जो कमर्शियल वैल्यू है, लमीन यमाल का जो स्पोर्टिंग वैल्यू है, वो इतना ज़्यादा है कि 250 मिलियन भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर 350 भी कुछ नहीं था। इसी के साथ यहाँ पर लपोर्ता ने मेसी के रिगार्डिंग भी ये चीज़ कहा है, डिस्पाइट उसने बोल दिया कि मेसी स्टैचू, मेसी सब है वगैरह। उसने कहा कि भाई मेसी और मेरे जो रिश्ते हैं ख़राब ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरे वो करा जा रहा है, पूरे यहाँ पर एफर्ट्स मारे जा रहे हैं कि ये ठीक हो जाए। अब पता नहीं यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर होती हुई दिख रही है कि इस समय हर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यहाँ पर स्ट्राइकर और सेंटर बैक को लेकर बहुत क्लियर है कि यहाँ पर हैरी केन का नाम आ रहा है, जिसको ऑफकोर्स हैरी केन ने यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि वो बायर्न पे ही कमिटेड है। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि हैरी केन टू बार्सिलोना होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। बायर्न भी इस चीज़ को लेकर पूरा चौकन्ना है, और वो यहाँ पर सीजन खत्म होने से पहले ही यहाँ पर हैरी केन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू करना चाहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें इस समय यूलियन अल्वारेस की, तो रिपोर्ट आई थी स्पेनिश की 120, 150 पर अल्टीमेटली 200 मिलियन का पैकेज बताया गया। लेकिन मैं तुमको क्लियर कर दूं कि यूलियन अल्वारेस को लेके ना ही एथलेटिको मैड्रिड ने कुछ हलचल है, ना ही बार्सिलोना में कुछ हलचल है, बट इट्स जस्ट कि नाम फेंका जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ क्लियर होती हुई दिख रही है कि समर ट्रांसफर विंडो में बार्सिलोना सेंटर बैक और स्ट्राइकर को लेके पूरी तरीके से सीरियस है, जिसको लेके मैड्रिड भी सीरियस है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर टॉटनम के जो वैन द वेन है और बोरुसिया डॉर्टमुंड के निकोलस स्लॉटरबैक हैं वो रिप्लेस करें यहाँ पर गोइंग आलाबा एंड एंटोनियो रूडिगर को। देखो सीन यहाँ पर यह है कि टॉटनम का एक लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन है और उनका एम्बिशन है कि भाई वो वैन द वेन को यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में बांधे। लेकिन जो हो रहा है इस समय टॉटनम में वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। आज मैं पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है यार, आई थिंक लास्ट 1970s में कभी टॉटनम यहाँ पर शायद से रेलीगेट हुई थी। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस तरीके से वो नॉर्थ लंदन डार्बी में भी खेले, एक तरफा ठुके हैं, वो बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। ठीक है, जिस तरीके से ईगो टू डिच ने यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो। देखो सीन यहाँ पर ये है कि पहली चीज़ जो उस पूरे मैच से मेरे को लगी वो ये था कि ये टीम इंजरी से इतना ठुक चुकी है, मोराल इतना गिर चुका है कि दे नीड समवन।
फ्रॉम ड्रेसिंग रूम से लेके, डगआउट से लेके, मैनेजमेंट से लेके, उनको मोटिवेशन, भाई इनको कूट कूट के, पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि मोटिवेशन की तो जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए कि आपको कोई मोटिवेट कर रहा है। एक क्लब, टॉटनम लेवल का क्लब बड़ा है भाई, देखो मानो ना मानो, हम कितना ही ट्रॉफी लेवल पे बैंटर करते हैं, बट इट्स अ वेरी बिग क्लब। वो अगर यहाँ पर सब वो हो जाता है, रेलीगेट हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, और वहीं पर यही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो भाई रोनाल्डो ने भी ये चीज़ अब क्लियर कर दी है कि वो अल नसर ही रहने वाले हैं। हाल ही के अल नसर वाले गेम के बाद जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई देखो, हम तो पूरी तरीके से खुश हैं और मैं बहुत सही हूँ, मेरे को सऊदी अरब ने वेलकम किया, और मैं तुमको बता भी रहा हूँ कि इसको इस एंगल से सोचना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सऊदी रोनाल्डो की वैल्यू तो लगा रही है, लेकिन सऊदी एक और चीज़ की वैल्यू लगा रही है, दैट इज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 1000 गोल मारेगा, जिसके बहुत कम चांसेस है कि वो वर्ल्ड कप में मारेगा, लेकिन जब भी वो 1000 गोल मारेगा तो सबकी, पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ सऊदी लीग पे होंगी, और उस चीज़ की जो कमर्शियल वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है कि वो सऊदी लीग हो ही नहीं सकता कि वो रोनाल्डो कहीं और जाने दे। खैर, बात करते हैं नेमार की, तो जहाँ रोनाल्डो के पूरे स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड है, नेमार थोड़ा सा मेरे को लगता है भाई हिला हुआ। नेमार इस समय एक ऐसे मोमेंट से जा रहा है अपने करियर में जहाँ पर फैंस पूरी तरीके से मान चुके हैं कि भाई एक लास्ट डांस बनता है, एक लास्ट डांस चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर चांसेस हफ्ते दर हफ्ते कम ही होते हुए दिख रहे हैं कि भाई यहाँ पर नेमार को सेलेक्ट किया जाएगा ब्राज़ील नेशनल टीम से। तो भाई ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसने बोला है कि मैं हो सकता है कि मैं दिसंबर में ही रिटायर हो जाऊँ, हो सकता है कि कुछ और हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली कार्लो एंसेलोटी विल ऑप्ट फॉर नेमार। आई थिंक वो एक्सपीरियंस, वो कैरिस्मेटिक, और आई थिंक वो मोटिवेशन भी होगी कि नेमार ड्रेसिंग रूम में होगा, तो मेरे को लगता है कि, बट अगेन ये सारे मोटिवेशन के साथ साथ ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई प्रेशर भी उतना ही आएगा, ना ही सिर्फ नेमार पे बल्कि इस पूरी ब्राजीलियन टीम में, जिसमें ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, चाहे रफीनिया की बात करें, चाहे विनीसियस जूनियर की बात करें। और बात करते हैं यहाँ पर अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो भाई यूनाइटेड 2026 की इकलौती प्रीमियर लीग टीम है जो अनबीटन है, और लॉन्गेस्ट अनबीटन आई थिंक इस समय प्रीमियर लीग कैंपेन का चल रहा है, जहां पर वो पिछले 9 या 10 प्रीमियर लीग गेम से अनबीटन ही है। एवर्टन के अगेंस्ट पथेटिक तो नहीं कहूंगा, बट हाँ बदसूरत फुटबॉल ही खेला उन्होंने, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका ऑपोजिशन फुटबॉल खेलना कैसे चाह रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पर एवर्टन ने का फोकस डुअल्स में ज़्यादा था, फिजिकलिटी में ज़्यादा था, सेट पीसेस में ज़्यादा था, एंड अल्टीमेटली जब आपका मैन ऑफ द मैच गोलकीपर हो, जिसने कॉर्नर पे कॉर्नर डिमांड कमांड अच्छा करा है, तो मेरे को लगता है कि पूरे पूरे गेम को यहाँ पर समराइज करता है। सेस्को अगेन कमिंग फ्रॉम द बेंच, यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट, जिसकी बदौलत वो यहाँ पर चैंपियन लीग पोजीशन पे आ चुके हैं। एंड अल्टीमेटली आई थिंक इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग में ये चीज जरूर कहूंगा कि यहाँ पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे कैरिक सेटल हो रहा है, वैसे वैसे ये आवाज भी बढ़ती जा रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैरिक वाली फुटबॉल से तो बहुत अच्छा फुटबॉल डिजर्व करती है। बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग ओपिनियन बनाने से पहले हमें हमेशा जरूर सोचना चाहिए कि वेयर दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम। माइकल कैरिक एक ऐसी टीम को लेके आ रहा है, एक ऐसी टीम को फुटबॉल खिला रहा है जो बिल्कुल क्लूलेस थी, जो बिल्कुल नो फॉरवर्ड विजन के साथ चल रही थी अंडर रूबन एमरिम, एंड नाउ दे आर एक्चुअली ऑन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल ग्रास्प। चैंपियन लीग फुटबॉल अगले सीजन के लिए फाइनलाइज कर देंगे। एंड आई थिंक यहाँ पर इस चीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि वट एवर ओपिनियन यू मेक ऑफ कैरिक,